Application for temporary injunction in the Court of Senior Civil Judge, District, Delhi, IE number of the year, in suit number of the year, in the matter of Shri Omveer Singh, son of resident of plaintiff applicant versus number 1 Dr. U. Basu, son of resident of second Shri Tapan Kumar, son of resident of defendant or respondents. ठीक है, Application. यहाँ तक हम सबको क्लियर है कि हमारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, उनकी डिटेल आएगी, उनका एड्रेस आएगा, उनका नाम आएगा, उनके फादर जी का नाम आएगा। ऊपर हमने क्या कहते हैं अपने टॉपिक लिख दिया या फिर अपना केस लिख दिया कि किस चीज के ऊपर एप्लीकेशन हमारे टेम्परेरी इंजंक्शन के ऊपर है, कोर्ट के बारे में बता दिया है, सूट के बारे में बता दिया है, ईयर के बारे में बता दिया है। फिर हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 रीड विद सेक्शन 151 of the Code of Civil Procedure. Next पढ़िए आप। Most respectfully showeth, number 1, that the plaintiff has filed a suit for permanent injunction which is pending for disposal before this honorable court. तो पहले Second, लाइन में एक सेकंड, पहले लाइन में कह रहा है कि जो जो अपना प्लेंटिफ है ना उसने फाइल कर रखा है ऑलरेडी एक परमानेंट इंजंक्शन, जो कहाँ पे अभी पेंडिंग है, कहाँ पे डिस्पोजल के लिए, कहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, उसी कोर्ट के अंदर इसमें वो बात कर रहे हैं जी। second, that the contents of the accompanying suit for permanent injunction may kindly be read as a part and parcel of this application, which are not repeated here for the sake of brevity. कह रहा है कि जो हमने टेम्परेरी परमानेंट इंजंक्शन की बात करी है ना, और जब हम टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करें उसी चीज को हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट। Third, that the plaintiff or applicant has got a prima facie case in his favor and there is a likelihood of success in the present case. कह रहा है कि जो प्लेंटिफ और जो अपना एप्लीकेंट है ना, प्राइमा फेसिया के बारे में भी आपको जस्ट मैंने थ्योरी में बताया था कि भाई बिल्कुल सामने है, कि दिख रहा है कि क्या हो रहा है और उसके फेवर में है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं कि उसके अगेंस्ट हो, फेवर में, और लाइकलीहुड उसको ऐसा लग भी रहा है कि वो सक्सेस आने वाले हैं, मतलब जीतने वाले हैं उस केस को, प्रेजेंट केस को। नेक्स्ट। Fourth, that in case the defendants are not restrained by means of ad interim injunction for dispossessing the plaintiff from the above said premises number Uttam Nagar, New Delhi, and from interfering in physical peaceful possession of the above said premises, the plaintiff shall suffer irreparable loss and injury, and the suit shall become anfractuous and would lead to multiplicity of the cases. ठीक है, अभी देखिए आपने जो पिछला ड्राफ्ट पढ़ा था वो याद है, उत्तम नगर वाला केस, उत्तम नगर वाला घर की बात याद है ना सबको? जी, उत्तम नगर वाला जो केस हमने लास्ट ड्राफ्ट में पढ़ा था वो याद है ना सबको? हम सब कीजिए, किस किस को याद है? एक ही को याद है, सिर्फ शिवांशी को, बाकी लोग? ठीक है, तो उसी के ऊपर ये ब्याह पे बात कर रहा है, मतलब कि उसी को आगे चीज को बढ़ाया हुआ है। तो काशवी एक बार प्लीज सारी लाइन को दोबारा पढ़ दीजिए, 4 पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। That in case the defendants are not restrained by means of ad interim injunction for dispossessing the plaintiff from the above said premises number Uttam Nagar, New Delhi, and from interfering in physical peaceful possession of the above said premises, the plaintiff shall suffer irreparable loss and injury, and the suit shall become anfractuous and would lead to multiplicity of the cases. सिंपल सी बात वही कह रहा है, इस वाले केस में हुआ था, वही केस की बात ये कह रहा है, टेम्परेरी पहले परमानेंट इंजेक्शन लगाया बट वही वो अभी वो पेंडिंग में, तो कह रहा है टेम्परेरी इंजेक्शन लगाया कि भाई जो हमारा डिफेंडेंट है ना वो ऐसी कोई चीज ना करे जो उनके क्या कहते हैं उनके रहने की जगह को खराब करे और उनको वहां पर से निकाले, पीसफुली जो वो रह रहे हैं, पीसफुली जो उनका पोजीशन है उनका रहना बहना बेकार करे, और फिजिकली उनको और मेंटली उनको कोई हार्म ना पहुंचे, कोई इंटरफेरेंस ना हो, ऐसी कोई इंजरी ना करे जो इरिपेबल हो, जो सिर्फ मनी से मनी से पैसे से सिर्फ पूरी ना हो पाए। क्योंकि यार अगर मान लो किसी का घर निकाल, मतलब किसी को घर से निकाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, वो लोग कौन कौन थे, उनके 2 बच्चे थे, 2 बेबी थे उनके, है ना, और एक वो हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो वो लोग 4 लोग थे टोटल। अब मान लीजिए आधी रात को वो लोग आए, गुंडे लोग जो उनके डिफेंडेंट के थे, है ना, आधी रात को आए उनके घर में और उनको इनके घर से बाहर निकाल दिया, खड़ा कर दिया, चलो भाई निकलो, जबरदस्ती। पहली बात तो फिजिकली इनसे क्या कहते हैं बदतमीजी करेंगे तभी निकलेंगे, पैट्स तो कोई नहीं निकलता, पीसफुली पोजीशन भी ले लेंगे, जो आराम से अपना सो हो रहे होंगे, खा पी के बैठे होंगे। अब जब इनको निकालेंगे तो वो जो चीज रात को निकाली गई, आधी रात को निकाली गई, मिडनाइट में,
तो भाई वो पैसे से तो नहीं हो सकता ना, ये बोले चलो यार एक काम करो, तुम 2,000 रुपये ले लो शांत हो जाओ, 5,000 रुपये ले लो शांत हो जाओ। वो पैसे से तो रिपेयर नहीं हो सकता ना। तो उस चीज को कह रहा है कि भाई आप इसको प्लीज कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस चीज को आप रोकिए, टेम्परेरी प्लीज रोकिए। यही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए लाइन। That the balance of convenience lies in favor of the plaintiff and against the defendants. अब बताइए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के बारे में बताया सर अभी, वो क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर किसी को ही पता है तो। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मतलब खा पी के बैठे सोने का तैयारी चल रहा है और बस कीर्तन सुन रहे हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने। किसी को नहीं पता भाई? कमाल मत करो भाई ऐसे। किसी को भी नहीं पता आप में से? कुछ तो बोलिए। नहीं पता हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अनुज, सब नहीं याद नहीं आ रहा अभी। देवांशी, भूमिका, श्रेयांश, प्रियंका, मनीष, किसी को याद नहीं है? जस्ट थोड़ी देर पहले इतने अच्छे से समझाया एग्जाम्पल देके भाई। सर उसमें शायद आपने ये बताया था कि जो हम टेम्परेरी इंजेक्शन है इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अगर हम टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं देते हैं तो उसका कितना लॉस होगा, लाइक अदर पार्टी का। अगर देते हैं तो लाइक डिफेंडेंट का किस रेशियो में लॉस होगा। मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। देख लीजिए या एक बार पढ़ लीजिए, मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको कुछ अभी सबको? यस ये वाला सर। पॉइंट मनीष पढ़ो आप एक बार सबके लिए प्लीज। सेकंड पॉइंट। Second point, balance of convenience. The court compares who would suffer more harm if injection is not granted. Second point, if refusing the injection hurts the plaintiff more than the factor of support the injection. ठीक है ना? तो अब सबको याद आना चाहिए क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कोई भूल गया। मैं ध्यान दिया करो थोड़ा यार क्लास में। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा अपना? प्रेयर का। अब कोर्ट से प्रेयर भी करेंगे, कोर्ट से प्रेयर करेंगे। क्या है? इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज टू। अब प्रेयर करेंगे हम। प्लीज पढ़िए, प्लीज प्रेयर पढ़िए, कोई भी पढ़िए जो पढ़ रहा था। A pass ex part. Add interim injunction restraining the defendants, their associates, servants against and their representatives from interfering into the peaceful physical positions of plaintiff in the above said premises and from the deposing the डिस्पोजिसिंग। appellant dispossessing appellant plaintiff from the same. ठीक है ना? क्या कह रहा है? एक्स पार्टे पास, एक्स पार्टे पास कर दीजिए, एक्स पार्टे एड इंटरिम इंजंक्शन। किसके? रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए डिफेंडेंट को, उसके एसोसिएट मतलब उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, उसके सर्वेंट को, उसके एजेंट्स को। एजेंट्स और आपको पता होगा एजेंट प्रिंसिपल, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो। ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम बता देंगे। एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू अ पीसफुल फिजिकल पोजेशन, जो उसका पीसफुल फिजिकल पोजेशन है प्लेंटिफ का, उसमें दखलंदाजी ना करे, सिंपल भाषा में, ऑफ द प्लेंटिफ इन द अबव स्टेट प्रेमिसेस। कौन से प्रेमिसेस की बात हो रही है? जो ऊपर बताई गई है उत्तम नगर वाली। एंड फ्रॉम डिस्पोजेसिंग द एप्लीकेंट प्लेंटिफ फ्रॉम द सेम। डिस्पोजेसिंग मतलब उसको जबरदस्ती घर से ना निकाला जाए, है ना, फोर्सफुली। पास सच अदर ऑर्डर फर्दर ऑर्डर्स मे बी डीम मतलब होता है एक्चुअली, मैंने उस दिन बताया था। मैं बार बार वर्ड यूज दोबारा दोबारा रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में वो एकदम चला जाए, वो आपको याद हो जाए। बाद में आप कभी भी देखें डीम मतलब एक्चुअली होता है। डीम, अब आप डीम का एक्चुअली पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा। डीम फिट एंड प्रॉपर ऑन द फैक्ट्स एंड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ इन दिस केस। मतलब कोई भी अगर आप कोर्ट माननीय कोर्ट को लगता है कोई भी अगर ऐसा और कोई ऑर्डर है जो पास करना चाहिए इस केस के अंदर, तो उनकी पूरी सहमति के साथ वो कर सकते हैं। प्लेंटिफ को कोई भी इशू नहीं है, ताकि उनके केस और मजबूत हो। क्योंकि एक जिसने कंप्लेंट फाइल करी उसको तो नहीं पता ना कि और क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें वो केस जीत सकता है, या फिर जो कोर्ट को सही लगेगी तो आपके लिए ये भी सही हो सकता है ना। यहाँ पे अपना प्लेस आ जाएगा जो कि अपना डेली रहेगा। डेट आ जाएगी तो आज 19 तारीख है। ठीक है जी। यहाँ प्लेंटिफ के सिग्नेचर जाएंगे, एडवोकेट का पूरा एड्रेस वगैरह स्टैंप वगैरह लग जाती है।
लास्ट पॉइंट ये रहा हमारा, दिस एप्लीकेशन हैज टू बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। जब आप ये वाला एप्लीकेशन बनाएंगे तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एफिडेविट बनाना सिखाया था उसी को सेम बनाएंगे, ठीक है। सेम मतलब कि ड्राफ्ट का वही फॉर्मेट वही रहेगा। आप इस केस के बारे में उसमें लिखेंगे जो इस केस में दे रखी डिटेल, जो भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उसके पूरा प्रॉपर लिखेंगे जो आपको पहले केस में मैंने आपको सिखाया था। ड्राफ्ट सेम ही रहेगा, मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा, फैक्ट सर्कमस्टेंस चेंज होंगे। अब आते हैं स्क्रीन पे। जी, किस किस को समझ में आया ये वाला ड्राफ्ट और उसकी थ्योरी? बहुत छोटा सा था। कोई ऐसा इसको अभी भी लगता है कोई डाउट है थ्योरी में, या फिर इसी मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी? हमने सेक्शन 151 की बात करी है, किसी को 151 में कोई इशू हो तो आगे बढ़े। फिर हम 2 मिनट का रेस्ट लेना है किसी को भी पानी वानी पीने के लिए, या फिर आगे बढ़े? सर एक क्वेरी आ रही थी। हेलो सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। एक हाँ क्वेरी जी, हाँ थी जी पर मनीष। एग्जैक्ट मुझे नहीं रिलेट हो रहा है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं वो पूछ सकता हूँ क्या सर? मतलब टू द पॉइंट नहीं है कि जैसे हम इंक्रोचमेंट वगैरह देखते हैं सिटी में होता है, पर उनके पास बिल वगैरह होते हैं और मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो सरकार कई बार इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए नोटिस देती है। तो क्या इस नोटिस बेसिस पे हम लोग एक्स पार्टे वो ले सकते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन? ले सकते हो, देखो बाकी तो कोर्ट की मैं कैमरा खोल देता हूँ। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है आपकी क्या कहते हैं आप किस तरीके का केस है प्रॉपरली। जब उसका ड्राफ्ट होगा तभी बता सकते हैं क्या पूरा मैटर है, ठीक है। एक लाइन में अगर मैं बोल दूं हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसको जज करना अच्छा थोड़ा अच्छा, सा बेकार ओके होगा ओके। फिलहाल। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम भाई। जी नेक्स्ट बढ़े, 2 मिनट का रेस्ट लेना है किसी को या फिर हम स्टार्ट कर दें? 10:22 हो गए, मे भी 1 घंटा हो गया होगा क्लास लेते हुए। बताइए, आप लोग बहुत स्लो रिएक्ट कर रहे हैं। नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए मैं एक बार अपना देख लेता हूँ थ्योरी वाला पार्ट कहाँ रखा है मैंने।